हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 3 दिसंबर 2020। तो गाइस जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। साथ ही कल जो है हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है मेगा मॉक वो लाइव हो रहा है, तो आप उसको ज्वाइन करिए और उसको अटेम्प्ट करके देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। और एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस हो गई हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग पहले प्रीवियस डे की न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। इसमें पुरानी न्यूज़ में है सिनेमास्पिस अवसीबी ने ये एक नई लिजर्ड की जो स्पीशीज है छिपकली की नई प्रजाति जो है ये ईस्टर्न घाट्स में पाई गई है, यानी कि पूर्वी घाट में पाई गई है। ये वेलिकोंडा रेंज जो है आंध्र प्रदेश में वहाँ से पहला स्पीशीज डिस्कवर हुआ है और इसको स्मॉलेस्ट नोन इंडियन गेकोनिड के नाम से जाना जाता है। गेकोनिड मतलब कि गेकोनिडे फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं उनको गेकोनिड कहा जाता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के साइज का एक एस्टेरॉयड एक क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी से पास होना था और ये 29 नवंबर को पास होना था। इस एस्टेरॉयड का जो नाम है वो 153201 है और इसको 2000 में डिस्कवर किया गया था। पहले इसको जो देखा गया था जनवरी 2018 में देखा गया था और नेक्स्ट ये फरवरी 2031 में फिर से अर्थ के पास से पास होगा और इसको पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियली हजार्डस क्यों है, क्योंकि इसका जो मिनिमम जो ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस है वो 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी कम है। नेक्स्ट इज एक बुक अनवील की गई है गुरु पर जो जिसका नाम है पीएम मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद 6 पीएम मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध के नाम से एक पुस्तक जो है वो जारी की गई है और इस पुस्तक को पब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट इज नागालैंड इज सेलिब्रेटिंग इट्स 58th फाउंडेशन डे। तो 1 दिसंबर को जो नागालैंड है उसने अपना 58th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 1 दिसंबर 1963 में जो नागालैंड है एज अ सेपरेट स्टेट इंडिया का बना था और नागालैंड जो है ये काफ़ी जो है माउंटेनस स्टेट है। इसकी कैपिटल कोहिमा है और इसके चीफ मिनिस्टर नेफू रियो है और गवर्नर आरएन रवि है। इसकी एक लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट है, तो जितने भी स्मॉलेस्ट स्टेट्स हैं भारत के उनमें से ये एक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट लॉन्चेस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो कि एक देश एक राशन कार्ड, तो जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माइग्रेट करते हैं काम की तलाश में या किसी और रीज़न की वजह से, तो वो अपनी फैमिली कोटा का 50% जो है वो राशन ले सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, उनको एक राशन कार्ड इशू कर दिया जाएगा और इसको जल्द ही 2021 तक सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सभी स्टेट्स को इस योजना के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। कब तक? 2021 तक, ये लक्ष्य है। नेक्स्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिलीवर्स बिगेस्ट एवर क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक टू इसरो। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने जो सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है वो इसरो को दिया है और इससे क्या होगा, जो GSLV Mark 3 है जो अभी हमारा लॉन्चर है जो सबसे हैवी पेलोड को जो कैरी कर सकता है वो GSLV Mark 3 है, तो इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज कर्नाटका हाई कोर्ट रूल्स दैट MLC AH विश्वनाथ कैन नॉट बिकम अ मिनिस्टर। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि जो AH विश्वनाथ थे और वो नॉमिनेट हुए थे काउंसिल में एंड देन उन्होंने 6 महीने से के गैप में जो है क्या होता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, जो हमारे शेड्यूल 10 में दिया हुआ है उसके अनुसार जो है अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो वो नहीं बन सकता है MLC। तो यहाँ पे शायद वो टाइम एक्सपायर हो गया था, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि इनको जो है मेंबर मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है।
Next is Election Commission tells Law Ministry that it is ready to allow NRI voters to cast their votes through electronically transmitted postal ballot system. तो अभी तक ये जो प्रोविजन है कि आप जो वोट्स हैं वो ETBPS सिस्टम के द्वारा आप कास्ट कर सकते हैं, वो अब NRI वोटर्स को भी अवेलेबल होगी। ये पहले सिर्फ जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनको ही अवेलेबल होती है जो ड्यूटी पे रहते थे, ठीक है, लेकिन अभी NRI को उपलब्ध होगी। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी अपना NRI है वो रिटर्निंग ऑफिसर को उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसके बाद NRI जो है पोस्टल बैलेट जो इलेक्ट्रॉनिकली उनको भेजा गया है उसका प्रिंट आउट लेंगे, उसमें अपना प्रेफरेंस मार्क करेंगे और फिर वापस उन RO को भेज देंगे, ठीक है। उसके साथ एक डिक्लेरेशन भी होगा। तो इस तरह से सिस्टम पूरा चलेगा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एड्स डे जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी जो थीम थी वो थी एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार ने का एम है, हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, उसके अनुसार हमें एड्स को 2030 तक ख़त्म करना है, ये हमारा लक्ष्य है और ये SDG गोल भी है, राइट। नेक्स्ट इज एंटायर पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल टू बी कवर्ड अंडर स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो भारत लेवल पर अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो सभी के लिए है। वहीं वेस्ट बंगाल में स्कीम को लागू नहीं किया गया है। वेस्ट बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है ये लॉन्च की थी 2016 में और अब इसके अंतर्गत सभी को कवर किया जाएगा और ये 1 दिसंबर 2020 से लागू हो गया है। और इसमें क्या होगा, 5 लाख का फैमिली कवर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हर फैमिली को कैशलेस ट्रीटमेंट वो देंगे और जो भी फीमेल गार्जियंस है फैमिली की उनको स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा स्कीम के अंतर्गत। तो चलिए हमने प्रीवियस डे की जो भी न्यूज़ है उसको रिवाइज कर लिया है। अब हम आज की न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट इज अ ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव लॉन्च बाय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। तो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा है। तो उन्होंने आदि महोत्सव जो ट्राइबल फेस्टिवल है इसको लॉन्च किया है। ये 10 दिन का ट्राइबल फेस्टिवल होगा। लास्ट ईयर ये नवंबर में हेल्ड हुआ था और ये 15 दिन के लिए हेल्ड हुआ था एंड इस साल जो है इसको वर्चुअल मोड में ऑर्गेनाइज किया जाएगा ड्यू टू कोविड-19 और ये ट्राइफेड के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा क्योंकि ट्राइफेड जो है ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है आदि महोत्सव को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, ठीक है। आदि महोत्सव जो है ये 2017 से शुरू किया गया था, ठीक है, और इसका मेन एम यही है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना कि जो विभिन्न ट्राइबल कल्चर हैं उनके ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में, ट्राइबल क्राफ्ट के बारे में, उनका जो कुजीन है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है। इस साल का जो फेस्टिवल है ये मध्य प्रदेश के ट्राइबल क्राफ्ट और कल्चर पर फोकस करेगा। इट इज़ एन एफर्ट टू कनेक्ट द मासेस टू द ट्राइबल पीपल। ये एक जो है जन समूह को जनजातीय लोगों से जोड़ने का एक प्रयास है। जो गैप है दोनों के बीच में उसको कम करने की जो है यहाँ पे प्रयास है। ट्राइफेड जो है इसकी फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये ट्राइबल के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, प्रमोट करता है ये ट्राइबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस को। और ये 1987 में फॉर्म हुआ था। ट्राइफेड जो है ये 1987 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। The theme of this year's आदि महोत्सव will focus on the tribal craft and culture of डैश। इस वर्ष के आदि महोत्सव का विषय डैश के जनजातीय शिल्प और संस्कृति पर केंद्रित होगा। मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 56th रेजिंग डे जो सेलिब्रेट किया है 1 दिसंबर को, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 का तब। और इसका जो मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट लाइन डिफेंस है भारत के लिए, पहली पंक्ति रक्षा है। ये इंडिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है अलॉन्ग विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश उसको ये प्रोटेक्ट करता है। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। करंटली इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं BSF के वो कौन है? राकेश अस्थाना है,
तो डायरेक्टर जनरल वगैरह पूछ लेते हैं, जो भी हेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के या इंस्टीट्यूशंस के या फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के। सो राकेश अस्थाना जो है करेंटली डायरेक्टर जनरल है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। सो इट वॉज फाउंडेड ऑन 1 दिसंबर 1962, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। जीवन पर्यांत कर्तव्य इसका मोटो है। सो जीवन पर्यांत कर्तव्य जो है इसका मोटो है, इसका आदर्श वाक्य है। इट हैज सेलिब्रेटेड its 56th रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2020। इसने 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। एंड इट इज द फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ इंडिया, ये भारत की पहली पंक्ति की रक्षा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, क्योंकि पहली जो स्टेटमेंट है गलत है, ये 1962 में नहीं 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल के द्वारा जो है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल लॉन्च किया गया है। इसको मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और मिनिस्टर ऑफ स्टील धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया अक्रॉस 10 सिटीज। इन 10 शहरों में शामिल हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे एंड अहमदाबाद। इस पेट्रोल को XP 100 के नाम से ब्रांड किया जा रहा है। और इंडियन ऑयल R&D हैज इंडिजिनसली क्रिएटेड टेक्नोलॉजी फॉर इंडियाज फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल। तो भारत में इंडियन ऑयल ने सबसे मतलब पहली बार 100 ऑक्टेन पेट्रोल के लिए स्वदेशी रूप से तकनीक को तैयार किया है। The minister said that BS6 category fuels have been already implemented since April 2020। तो BS6 जो कैटेगरी है, भारत स्टेज 6 कैटेगरी फ्यूल इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं अप्रैल 2020 से। हमने डायरेक्टली 4 से 6 पे स्विच किया था क्योंकि 5th और 6th में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और ये जो यूरो नॉर्म्स हैं उनके जो है ये इक्विवेलेंट हैं जो BS फ्यूल्स स्टेजेस हैं। 100 ऑक्टेन petrol would be made available in Chennai, Bangalore, Hyderabad, Kochi and Kolkata in the second phase। तो 100 ऑक्टेन पेट्रोल दूसरे चरण में चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोची और कलकत्ता में उपलब्ध कराया जाएगा। 100 ऑक्टेन पेट्रोल इज करेंटली अवेलेबल ओनली इन 6 कंट्रीज। तो सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जहां पर 100 ऑक्टेन पेट्रोल अवेलेबल है, जिसमें भारत भी शामिल हो गया है। 100 octane petrol means it contains 100% iso-octane and 0% हेप्टेन। इसमें हेप्टेन की मात्रा 0% है और 100% इसमें आइसो-ऑक्टेन है। हायर ऑक्टेन नंबर का मतलब ये होता है कि फ्यूल विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय हायर कंप्रेशन, यानी कि किसी भी अगर फ्यूल का जो ऑक्टेन संख्या है वो अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उच्च संपीड़न से वह अप्रभावित रहेगा। फ्यूल विद हाई ऑक्टेन नंबर डज नॉट कॉज हार्म टू द इंजन। इससे इंजन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है ये इंजन को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या इंडियन ऑयल की हम बात करें तो ये महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है और भारत की ये लार्जेस्ट कमर्शियल ऑयल कंपनी है। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल इन 10 सिटीज एज XP 100। निम्नलिखित में से किसने XP 100 के रूप में 10 शहरों में विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल लॉन्च किया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड रिलायंस पेट्रोलियम। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इज 62,782 करोड़ केम टू इंडियाज FPI इनफ्लो। FPI प्रवाह के रूप में भारत में 62,782 करोड़ रुपए आए हैं और ये जो डेटा है ये एज ऑफ 28 नवंबर है। इसमें 60,358 करोड़ जो है वो इक्विटी इनफ्लोज हैं, वहीं 2,424 करोड़ जो है वो FPI नेट इन्वेस्टमेंट है डेट और हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ में। जो अभी FPI इनफ्लो हुआ है इक्विटी में, ये नवंबर 2020 का सबसे ज़्यादा इक्विटी इनफ्लो है। इससे पहले जितने भी डेटा जो है अवेलेबल रहा है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है उसमें ये सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो FPI इनफ्लो रहा है वो 12 नवंबर को रहा, जो कि था 11,056 करोड़।
Total FDI equity inflows till September of the current financial year reached US 30,004 million. तो टोटल जो FDI इक्विटी इनफ्लो है सितंबर तक का वो 30,004 मिलियन है, जो कि 15% हायर है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। रुपीस के टर्म में बात करें हम तो ये पिछले साल से 23% ज़्यादा है। FDI equity inflows and total FDI inflows in 2019 to 2020 were the highest in the last 6 years. पिछले 6 वर्षों में जो इस बार का FDI equity inflow है और जो total FDI inflow है वो सबसे ज़्यादा रहा है 2019-20 का, पिछले लास्ट 6 सालों के कंपैरिजन में। FPI की हम बात करें तो ये एक रूट है जिसके द्वारा कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी निवेशक है जो सिक्योरिटीज़ या फाइनेंशियल एसेट अपनी होल्ड करता है दूसरी कंट्री में, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, निवेशक दूसरे देश में प्रतिभूतियां और वित्तीय संपत्तियों को रखता है। स्टिल इट डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनी एसेट। यानी कि देखिए, अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंट्री के शेयर खरीदे हैं, आप शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास जो है कंपनी के जो एसेट्स हैं उन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा। आप जो है वहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं, आपके पास जो है वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। तो काफ़ी जो कंपनी के एसेट्स हैं उन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलता है एफपीआई के थ्रू, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू। वहीं एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन्स हु आर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया थ्रू शेयर्स या बॉन्ड, शेयर या बॉन्ड खरीद के जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं किसी भी अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में, तो उसको एफडीआई कहते हैं। एफडीआई का मतलब ये भी है इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन्स हु आर रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन 10% और मोर of post issue paid up equity capital of a listed Indian company। ठीक है, अनलिस्टेड में उन्होंने शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदे हैं, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसमें 10% या उससे ज़्यादा जो है पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल है। सो क्वेश्चन इज एफडीआई इक्विटी इनफ्लो एंड टोटल एफडीआई इनफ्लोज इन डैश वर हाईएस्ट इन लास्ट 6 ईयर्स। एफडीआई इक्विटी प्रवाह और कुल एफडीआई प्रवाह डैश में पिछले 6 वर्षों में उच्चतम थे। 2016-17, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019 and 2020. So the correct answer is option D, 2019-20 में ये सबसे ज़्यादा रहा है। Next is cyclone बुरेवी over Bay of Bengal could hit तमिलनाडु and केरला। एक और जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है ये बुरेवी को नाम दिया गया है मालदीव्स के द्वारा। तो बुरेवी जो है ये तमिलनाडु और केरला का जो तट है उसको टकरा सकता है उसमें। ये श्रीलंका से 370 किलोमीटर साउथ ईस्ट लोकेटेड है एंड इट विल हिट द गल्फ ऑफ मन्नार ऑन 3 दिसंबर। तो ये उम्मीद है कि आज ये मन्नार की जो खाड़ी है उससे टकराएगा। इट इज़ लाइकली टू हिट द कोस्ट बिटवीन पम्बन एंड कन्याकुमारी ऑन 4 दिसंबर। तो ये प्रेडिक्ट किया गया है कि 4 दिसंबर को ही पम्बन और कन्याकुमारी के बीच में हिट करेगा भारत में, और इन यहाँ पे भारी वर्षा हो सकती है और वहीं बहुत तेज़ हवाएं भी, तूफान भी आ सकता है। सो यहाँ पर हम बात करें साइक्लोन्स की, तो साइक्लोन्स बेसिकली क्या होते हैं? साइक्लोन्स आपके लो प्रेशर रीजन होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है जिसके चारों तरफ जो है हवाएं बहुत तेज़ी से घूमती हैं, विंड्स स्वेल अराउंड इट। और इसके लिए जो कंडीशंस हैं साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए जो कंडीशंस हैं उसमें है वार्म सी सरफेस चाहिए। वार्म सी सरफेस यानी कि जो पानी का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। देन एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी यानी कि जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो है स्थिरता नहीं होनी चाहिए, अस्थिरता होनी चाहिए। इसके बाद हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है, आर्द्रता ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कोरियोलिस फोर्स है वो सफिशेंट होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स टू मेंटेन लो प्रेशर सिस्टम, ताकि बीच में लो प्रेशर सिस्टम बना रहे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए अच्छी होती हैं। साइक्लोन जो है आपका वाटर एरिया में जो ओशंस होते हैं, जो सी होते हैं, वहाँ पर ये फॉर्म होता है। एंड जैसे ही ये लैंड के पास पहुँचता है ये जो है इसका खंडन हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, ये साइक्लोन बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लैंड पे इसको मॉइस्चर नहीं मिलता है,
इसको कंटिन्यूसली बनते रहने के लिए, इसको मूवमेंट के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, जो कि आपको सी या ओशन में मिलती रहती है। जैसे लैंड से टकराता है ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये तट पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाता है। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट साइक्लोन बुरेवी। बुरेवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इट इज़ लाइकली टू हिट द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। A cyclone is a high pressure system with very high wind swelling around it. चक्रवात एक उच्च दबाव प्रणाली वाला जो है, जिसके चारों तरफ बहुत तेज हवाएं जो है घूमती हैं। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। पहली इसलिए गलत है क्योंकि तमिलनाडु और केरला कोस्ट को हिट करेगा। इट विल हिट द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। इसके अलावा यह जो है साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम होता है, जिसके चारों तरफ हवाएं जो है तेज़ी से घूमती हैं। ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है और जो हाई प्रेशर रीजन से जो है विंड्स यहाँ पर आती हैं, इकट्ठा होती हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा अभी इससे पहले एक और साइक्लोन न्यूज़ में था, साइक्लोन निवार करके था। ठीक है, इसका जो नाम है निवार, ये ईरान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, साइक्लोन बुरेवी जो नाम है ये मालदीव्स के द्वारा दिया गया है। साइक्लोन निवार ईरान के द्वारा दिया गया है। और इसने जो है ये अभी पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म था नॉर्थ ईस्ट मानसून का, और इसने तमिलनाडु कोस्ट को हिट किया था। ओके, एंड ये तमिलनाडु कोस्ट की तरफ एक और साइक्लोन आया है, साइक्लोन बुरेवी। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इन एंटीशिप मोड। तो एंटीशिप मोड में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। इट हैज़ बीन टेस्ट फायर्ड विद हाई प्रिसीजन ऑन अ डीकमीशन शिप। इसका परीक्षण एक विखंडित जहाज पर उच्च प्रसार के साथ किया गया। सुपरसोनिक मिसाइल्स, तो सुपरसोनिक यानी कि ऐसी जो स्पीड जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो वो सुपरसोनिक होता है। सो जो मिसाइल्स जो 2 से लेकर 3 मैक की स्पीड पर ट्रैवल करती हैं, मैक जो है इस एक यूनिट है जिससे स्पीड को मेजर किया जाता है। सो स्पीड ऑफ साउंड से यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो 2 से 3 मैक जो है जिसकी स्पीड होती है वो सुपरसोनिक कहलाती है मिसाइल्स। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की हम बात करें तो ये मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसको पानी, ज़मीन और हवा तीनों से ही दागा जा सकता है। ये जॉइंट वेंचर है भारत के DRDO का और रशिया के एनपॉम का। ब्रह्मोस नाम जो है, जो 2 नदियां हैं उनसे लिया गया है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा रिवर्स। इसको 2001 में लॉन्च किया गया था और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पर काम करती है और ये ऑलरेडी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 2.8 मैक तक जाती है, इसीलिए इसका नाम सुपरसोनिक है। 2 से 3 मैक के बीच में इसकी स्पीड रहती है। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? It is a medium range ramjet supersonic missile that can be fired from land, water and air. यह मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे ज़मीन, पानी और हवा से दागा जा सकता है। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। ये भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट इज इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर मेघालय's पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो भारत ने मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए एशिया विकास बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये जो लोन एग्रीमेंट है ये $132.8 मिलियन का है। एंड द लोन इज प्रोवाइडेड अंडर द ग्रांट ऑफ ADB's जापान फंड फॉर इम्प्रूविंग पावर क्वालिटी। तो बिजली की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ADB के जापान फंड के अनुदान के तहत ये ऋण प्रदान किया गया है। इससे जो भी सबस्टेशंस हैं उसमें विकास होगा, उनका रेनोवेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी कंट्रोल रूम इक्विपमेंट है, प्रोटेक्शन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है मेघालय में, उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। दिस विल असिस्ट मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एंड फाइनेंशियल रोड मैप। ये वितरण क्षेत्र और वित्तीय रोड मैप बनाने में मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की सहायता करेगा।
इससे पहले एडीबी ने एक और एग्रीमेंट साइन किया है, एक और लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये लोन एग्रीमेंट जो है ये $1 बिलियन का साइन हुआ है। इसको अगस्त 2020 में अप्रूवल दिया गया था। ये है दिल्ली मेरठ, ये हमने न्यूज़ में पढ़ा था, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए दिया गया है। ठीक है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें हम, ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके करंटली 68 मेंबर्स हैं, जिसमें से 49 मेंबर्स एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। करंटली इसके प्रेसिडेंट मसात्सुगु असकावा हैं और इसमें 6 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अशोक लवासा जो है वो रिसेंटली इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने दिवाकर गुप्ता का स्थान लिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मंडलयोंग, फिलीपींस में लोकेटेड है। So question is, recently India has signed a loan agreement of 132.8 million with the Dash for Meghalaya's power distribution sector. हाल ही में भारत ने डैश के साथ मेघालय के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए $132.8 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड नन ऑफ द अबव। So the correct answer for this is option A, that is Asia Development Bank. नेक्स्ट इज जो अरुणोदय स्कीम है जो पहले भी चर्चा में थी, ये फाइनली लॉन्च कर दी गई है। इसके स्कीम के अंतर्गत असम की जो गवर्नमेंट है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी 18 लाख परिवारों को। इस स्कीम के अंतर्गत 830 रुपये हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे बैंक अकाउंट्स में ऑफ वन ऑफ द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो एक पर्टिकुलर फैमिली की जो फीमेल मेंबर है उसके अकाउंट में 830 रुपये प्रति मंथ जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं उसमें से एक सबसे बड़ा ये सुधार का एक जो है स्टेप है। इट इज़ लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। तो जो चीफ मिनिस्टर है असम के सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने गुवाहाटी में इसको लॉन्च किया है। गुवाहाटी असम की लार्जेस्ट सिटी है। एट प्रेजेंट इट विल बी रोल्ड आउट इन 29 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट। अभी फिलहाल जो है ये 29 डिस्ट्रिक्ट्स में ही रोल्ड आउट किया जाएगा। इसके बाद ये सबको जो है फाइनली इसका फ़ायदा मिलेगा। असम की हम बात करें तो इसकी कैपिटल दिसपुर है। स्टेट डांस यहाँ पर बिहू है। स्टेट बर्ड वाइट विंग्ड वुड डक है। स्टेट के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। लोकसभा में इसकी 14 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। तो अगर कंट्री वाइज देखें तो असम जो अपना बॉर्डर है ये 2 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है विद भूटान एंड बांग्लादेश। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है और 2 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सो क्वेश्चन इज, अरुणोदय स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ डैश। अरुणोदय योजना जो है डैश राज्य द्वारा शुरू की गई है। मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु एंड असम। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज असम। नेक्स्ट इज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है ये हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके जो लोग हैं जिन्होंने अपने उसमें जान गंवाई थी उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। इसके साथ साथ ये भी जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि कैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के बारे में भी ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है। भारत का जो नेशनल हेल्थ पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग हर वर्ष 7 मिलियन लोग केवल एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि पोल्यूशन से कितना नुकसान है। जो इस वर्ष की थीम है उसका एम है कि पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, साथ ही लोगों को इसके जो भी मेथड्स हैं जिससे पोल्यूशन को या उसके कॉन्सिक्वेंसेस को रोका जा सकता है उसके बारे में लोगों को बताना, शिक्षित करना है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये 2 से 3 दिसंबर के बीच हुई थी, जब जो
कार्बाइड प्लांट है, यूनियन कार्बाइड प्लांट, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो लीक हो गया था और बहुत लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की हम बात करें तो जो भी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, जब उसमें कुछ जो हानिकारक पदार्थ हैं, कुछ अगर हार्मफुल सब्सटेंस हैं, उनकी वजह से जब दूषित हो जाता है हमारा प्राकृतिक जो वातावरण है, तो उसको हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। ये बहुत सारे कारणों से सकता है, ठीक है। इसमें मेनली एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेचुरल फैक्टर्स से नहीं होता है, बट नेचुरल फैक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है बहुत कम होता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा होता है। जैसे कि जो हार्मफुल गैसेस हैं जो व्हीकल्स से रिलीज़ होती हैं, फैक्ट्री से रिलीज़ होती हैं, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ में जो सीवेज जाता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, इसके अलावा जो रन ऑफ होता है ऑफ द फील्ड्स जिसमें पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स के हैवी यूज़ की वजह से, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होता है। ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। एंड इस पोल्यूशन की वजह से जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो हैबिटेट पे भी असर पड़ता है, साथ ही जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। सो क्वेश्चन इज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस डैश को हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10 जून एंड 15 नवंबर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2 दिसंबर। Next is Minister of Ports, Shipping and Waterways chaired review meeting for implementation of Ramayana Cruise Tour। Ports, Shipping और जलमार्ग मंत्री ने रामायण क्रूज टूर के क्रियान्वयन के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है और ये जो रामायण क्रूज टूर है इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा और ये सरायू रिवर पे जो है टूर किया जाएगा अयोध्या में। एंड ये पहला जो है लग्जरी क्रूज होगा, ऐसी क्रूज सर्विस होगी जो सरायू रिवर पर चलाई जा रही है, विच इज़ ऑन घाघरा नेशनल वाटरवेज 40, अयोध्या यूपी में है। और ये पूरा एकदम फुली एयर कंडीशन रहेगा जिसमें 80 सीटर क्रूज रहेगा ये, ठीक है, 80 सीट्स होंगी इसमें। इसका जो इंटीरियर और जो बोर्डिंग पॉइंट है वो रामचरितमानस के अकॉर्डिंग होगी, जिसको गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इट विल कंटेन बायो टॉयलेट्स, इसमें बायो टॉयलेट्स होंगे और हाइब्रिड इंजन सिस्टम होंगे। अच्छा, इसमें जो हमारी पिलग्रिमेज साइट है, 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदूज के लिए पिलग्रिमेज साइट्स होती हैं जिनको मोक्षदायिनी सप्तपुरीज कहा गया है, जिसमें अयोध्या सबसे पहली है और बाकी है मथुरा, मायापुरी और हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका, ठीक है। ये मोक्षदायिनी सप्तपुरीज हैं। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स मोक्षदायिनी पुरीज एग्जिस्ट फॉर हिंदूज। हिंदुओं के लिए कितने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मोक्षदायिनी पुरियां मौजूद हैं? 4, 6, 7 एंड 12। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7 है। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज जीन्स दैट प्रमोट हार्ट रीजनरेशन बाय यूजिंग जेब्राफिश एज एनिमल मॉडल। वैज्ञानिकों ने जेब्राफिश को पशु मॉडल के रूप में उपयोग करके ऐसी जीन्स को पहचाना जो हृदय पुनर्जीवन के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। They have tried to explain the heart regeneration process using zebrafish as animal model. This can help in the treatment of cardiovascular diseases in humans. ये मनुष्यों में जो भी हृदय रोग है उसके उपचार में मदद कर सकता है। जेब्राफिश जो है ये भारत गंगा के मैदानों की मूल निवासी है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की ये मूल निवासी है, नेटिव है और ये पैडी फील्ड्स या फिर जो रुका हुआ पानी होता है या रुकी हुई जो भी नदियाँ होती है, धाराएं होती हैं, वहाँ पर ये मुख्य तौर पर पाई जाती है। ये एक टाइनी फ्रेश वाटर फिश है, एक छोटी मीठे पानी की मछली है। इट्स ऑल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग हार्ट, ब्रेन शो रीजनरेशन कैपेसिटी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो मछली है इसका जो हृदय है या मस्तिष्क है और इसके साथ साथ जो भी अंग है इसकी, वे कम समय में पुनर्जीवन की क्षमता जो है वो दिखाते हैं। ये एक एक्वेरियम फिश है और ये दानियों के नाम से इसको बेचा जाता है, ये सोल्ड होती है और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है।
अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जेब्राफिश शो ट्रांसपेरेंसी एंड इट्स ऑर्गन्स कैन बी ऑब्जर्व। जब भ्रूण अवस्था होती है इसकी तो ये जेब्राफिश पारदर्शित हो जाती है और उसके अंग भी देखे जा सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग फिश है ये। सो क्वेश्चन आपके लिए, साइंटिस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड जीन्स दैट प्रमोट हार्ट रीजनरेशन बाय यूजिंग जेब्राफिश एज एन एनिमल मॉडल। जेब्राफिश इज अ नेटिव ऑफ डैश। वैज्ञानिकों ने जेब्राफिश को पशु मॉडल के रूप में इस्तेमाल करके ऐसी जीन्स को पहचाना है जो दिल के पुनर्जीवन को बढ़ावा देते हैं। जेब्राफिश की मूल निवासी है एंडोगैंजेटिक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट रिवर्स। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंडोगैंजेटिक प्लेन्स। नेक्स्ट इज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। और इनका जो रैंक होता है सेक्रेटरी जनरल का और जो स्टेटस होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है। ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं उत्पल कुमार सिंह, और इससे पहले इन्होंने एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड भी सर्व किया है। और जो भी अर्ध कुंभ मेला था, कुंभ था हरिद्वार का, उसमें इन्होंने उसके मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह ली है, जो पहली लोकसभा की जो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल थी, लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। और करंटली पूछा जाए सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह हैं। सो ये 2017 में अपॉइंट की गई थी। सेक्रेटरी जनरल सर्व्स एन एडवाइजर टू लोकसभा इट्स स्पीकर्स एंड मेंबर्स। तो महासचिव जो होते हैं लोकसभा के, वो उसके स्पीकर और सदस्यों के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ही एडवाइजेस देम ऑन पार्लियामेंट्री फंक्शंस, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। वे उन्हें संसदीय कार्यों, प्रक्रिया और प्रथाओं पर सलाह देते हैं। लोकसभा स्पीकर इलेक्ट्स जो सेक्रेटरी जनरल। लोकसभा अध्यक्ष महासचिव का चयन करते हैं। ही इज अ सिविल सर्वेंट एंड आंसरेबल टू द स्पीकर। ये वे एक सिविल सेवक अधिकारी होते हैं और अध्यक्ष के प्रति जवाबदेही उनका होता है। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, उत्पल कुमार सिंह है। सो क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा विद इफेक्ट फ्रॉम December 1। निम्नलिखित में से किसे 1 दिसंबर से लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सो ऑप्शन है उत्पल कुमार सिंह, स्नेहलता श्रीवास्तव, अशोक महेश्वरी एंड दिनेश कटारिया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज उत्पल कुमार सिंह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।